नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अब रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन ये तीनों ही अभी अनिका के कमरे में जाते हैं और वो अब अनिका से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें मनाली में लेकर जाए, जिससे वो उस लाल फूल के द्वारा अपनी नानी माँ की याददाश्त को वापस ले आए। इस बात पर अब अनिका कहती है कि मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और तो अब बच्चे अब यहाँ पर उन्हें अब मल्होत्रा हाउस में आने के लिए अब उनसे परमिशन लेते हैं। तो इधर अब तक यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में ये सभी अब लंच कर रहे थे। अब यहाँ पर लंच करते हुए अब श्वेता अब स्वाति मल्होत्रा से कहती है कि बुआ, पता है अनिका दी तो बिल्कुल आप पर ही गई हैं। अब उसकी इस बात से सहमत होते हुए अब क्रिस भी कहता है, वैसे तो मैं इस लड़की की किसी भी बात से सहमत नहीं होता हूँ, बट ये बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ पर स्वाति भी बस अब श्वेता और क्रिस को देख रही थी। वो उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही हो और उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से भी सुन रही थी। जहाँ पर मल्होत्रा परिवार अभी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो वहीं इधर दूसरी तरफ मारवा हाउस में दादी माँ के रूम में रोहित अब उनके ही रूम में था, क्योंकि दादी माँ रोहित को अपने साथ कुछ बात करने के लिए लेकर गई थी। यहाँ दादी माँ रोहित से कहती है कि 2 दिन पहले लाइफ केयर हॉस्पिटल से एक फ़ोन आया था और तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा रोहित कि वो फ़ोन किसका था। दादी माँ की इस बात पर अब रोहित कहता है, दादी माँ मैं आपकी बात को नहीं समझा, आप क्या कहना चाहती हो, खुलकर बताइए कि आखिर किसका फ़ोन आया था और क्या बात हुई थी। रोहित की इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है कि मेरा बड़ा बेटा और तेरा ताऊजी, मेरा मतलब है कि धनंजय जिंदा है, क्योंकि उस फोन कॉल से मुझे ये पता चला था। ये कहते हुए ही सुहासिनी मारवा की आंखों में अब आंसू थे। अब उनकी आंखों में आंसू देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब अंदर ही अंदर अपने बेटे को सच में बहुत ही याद कर रही थी। वो अपने बेटे के लिए कितना तड़पी है वो उसके आंसू साफ साफ बता रहे थे। यहाँ रोहित अब अपनी दादी माँ को इस तरह से देखकर अब वो उसके सामने आकर अब अपने घुटने पर बैठकर कहता है, क्या हुआ है दादी माँ, आप प्लीज खुद को संभालिए। अब रोहित की इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, तू मेरी उससे बात करवा सकता है क्या, क्योंकि मुझे धनंजय से बात करनी है। देखना मैं कब से उसे फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा फ़ोन को ही कट कर रहा है। हो सकता है कि उसके पास मेरा नंबर नहीं होगा, शायद मेरा नंबर नया होने की वजह से वो ये सब कर रहा होगा। क्या तुम मेरी बात मेरे बेटे से करवा सकते हो? रोहित, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि अपने जिस बेटे की मुझे कभी वापस आने की उम्मीद भी नहीं थी, जब मुझे उसके जिंदा होने की खबर पता चली तो मैं बता नहीं सकती कि मैं अपने बेटे की एक आवाज़ सुनने के लिए भी कितनी तड़प रही हूँ। अपनी दादी माँ की इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ दादी माँ, मैं आपकी उनसे बात जरूर करवा दूंगा। अब रोहित की इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, क्या मैं अभी उससे बात नहीं कर सकती हूँ क्या, क्योंकि मैं अब 1 मिनट भी उसकी बात किए बिना नहीं रह सकती। एक माँ को अपने बेटे से बात करने के लिए फ्रांस की रानी की इजाज़त लेनी होगी क्या। अब दादी माँ की इस बात पर अब रोहित कहता है कि हाँ दादी माँ, मैं क्वीन आलिशा से पहले बात करने के बाद ही मैं आपको उनसे बात करवा सकता हूँ। अब रोहित की इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, ठीक है रोहित, लेकिन ज़्यादा वक्त मत लगाना बेटा, ये माँ अपने बच्चे से बात करना चाहती है। और हाँ, क्या अनिका जानती है कि धनंजय के बारे में। अब इस बात पर रोहित कहता है कि आपको तो पता ही है ना माँ कि क्वीन आलिशा की बेटी प्रिंसेस लतिका हमारी रिया की बेस्ट फ्रेंड है। ये बात तो आपसे भी नहीं छिपी है। इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, इसका मतलब कि रिया भी धनंजय से मिली है फिर। इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ दादी माँ, रिया लतिका का बर्थडे अटेंड करने ही तो गई थी ना। वैसे आप चिंता मत कीजिए दादी माँ, मैं आपकी
उससे बात करवा दूंगा। मुझे मुझे अभी के लिए कुछ काम है, मैं बस अभी आता हूँ। इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, ठीक है तुम अभी जाओ। अपनी दादी माँ से बात करने के बाद अब रोहित उनके रूम से बाहर निकल कर आ जाता है। तो वहीं अब तक तीनों ही बच्चे अभी अनिका के साथ ही थे। यहाँ रिया अब अपनी मम्मा से कहती है, क्यों क्यों ना हम नानू के साथ मिलकर कुछ प्लान बनाएं कि वो नानी माँ को और हम सभी को उस जगह पर लेकर जाएं जहाँ पर वो नानी माँ को लेकर गए थे। रिया की इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है कि प्लान तो अच्छा है रिया, बट हम इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे? मम्मा के एग्ज़ाम के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। ये कहते हुए ही अब अलेक्जेंडर कहता है कि मोम आप अपनी अभी के लिए स्टडी कीजिए, हम अभी अपने रूम में जा रहे हैं। और हाँ मम्मा, अगर आपको साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बड़ी से पूछ सकती हैं। ये कहते हुए ही अलेक्जेंडर अब खामोश हो जाता है और अब वो कहता है कि मैं तो भूल ही गया था, हम तो इंडिया वापस आ गए हैं। सॉरी, बड़ी तो पेरिस में है ना मम्मा, इसलिए अब आप उनसे कैसे मिल पाएंगी? ये कहते हुए ही अब अलेक्जेंडर एकदम से ही अब खामोश हो जाता है। अब क्योंकि अब अनिका अलेक्जेंडर की खामोशी से अब अच्छी तरह से अब समझ पा रही थी कि अलेक्जेंडर ऐसे क्यों कर रहा था, क्योंकि अलेक्जेंडर भी अब अपनी बड़ी को मिस कर रहा था। अब अलेक्जेंडर की इस बात पर अब अनिका कहती है, तुम्हारे बड़ी कभी तुमसे दूर नहीं गए हैं अलेक्जेंडर, बस उन्हें दिल से याद करना, तो देखना वो खुद तुम्हारे सामने आ जाएंगे। अनिका की इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, हाँ मोम ये तो है। यहाँ अनिका से बात करने के बाद अब तीनों ही बच्चे अब अपनी मम्मा के रूम से निकलकर अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक रोहित अपनी माँ के रूम के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अब वो दरवाजे को नॉक करने लगता है। कुछ ही देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने अपनी माँ को देखकर अब वो कहता है, माँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रोहित की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, हाँ तो अंदर आओ ना रोहित, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अब आयशा मारवा की ये बात सुनते ही रोहित अब चुपचाप अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद रोहित अब आयशा मारवा के कमरे के दरवाजे को अब बंद कर देता है और अब वो उनसे कहता है, आपके और पापा के रिलेशनशिप के बारे में कौन कौन जानता है माँ? मेरा मतलब है कि क्या दादी माँ इस रिश्ते के बारे में जानती हैं? रोहित की इस बात पर आयशा मारवा कहती है, नहीं, तुम्हारी दादी माँ इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। हंसराज और पंकज को छोड़कर मारवा हाउस में कोई भी सच नहीं जानता है। हाँ तुम बच्चे जान गए हो, जैसे कि धीरज, राहुल, भूमिका और सनी। अब आयशा मारवा की इस बात पर अब रोहित कहता है, राहुल 15 साल से पहले से ही जानता था माँ, जब हंसराज मारवा ने हम सभी को बताया था। दादाजी को भी। इस बात पर आयशा मारवा कहती है, तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे इस दुनिया में आने से पहले ही पता चल गया था बेटा कि तुम्हारे पापा कौन है। अब अपनी माँ की ये बात सुनते ही अब रोहित को तो एक जोर का झटका लगता है और अब वो अपनी माँ से कहता है, ये क्या कह रही हैं माँ आप? क्या सच में दादाजी को पहले से ही सब कुछ पता था? मेरा मतलब है कि आपकी शादी से पहले या फिर आपकी शादी होने के बाद? रोहित की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, बेटा मेरी शादी के पीछे तुम्हारे दादाजी ही थे रोहित। मेरे ख्याल से अभी के लिए अभी इतना काफ़ी है, इसके बाद का शायद मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाऊंगी। आयशा मारवा की इस बात पर अब रोहित कहता है, आपको जब ठीक लगे आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा माँ, क्योंकि मेरे लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, क्या हुआ था और किस लिए हुआ था। और हाँ, अब मैं छोटा रोहित नहीं हूँ माँ कि मैं आपकी बातों को नहीं समझ पाऊंगा। रोहित की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, जब तुम छोटे थे तब भी तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जानते थे। समझ नहीं आता है कि ये क्वालिटी कैसे आ गई तुम्हारे अंदर। मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी रोहित। अपनी माँ की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, शायद मैं अपने पापा पर गया हूँ माँ। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, नहीं, तुम्हारे पापा वैसे नहीं थे। जब तुम 3 साल के थे ना, मैं तुम्हें ढूंढ कर परेशान हो गई थी। अरे 2 दिन बाद तुम्हारे पापा का मुझे फ़ोन आया था कि तुम उनके साथ राजमहल में हो, और जब मुझे पता चला था तो मेरी
टेंशन ही एकदम से खत्म हो गई थी। जब तुम अपने पापा के साथ होते थे ना, तो मुझे कभी तुम्हारी टेंशन नहीं होती थी। हालांकि तुम्हारे लिए तो उस समय वो तुम्हारे ताऊजी थे। इस बात पर अब रोहित कहता है, लेकिन तब तो उन्हें पता नहीं था ना कि मैं उनका बेटा हूँ। रोहित की इस बात पर आयशा मारवा कहती है, क्या एक ताऊजी के रूप में उन्होंने तुम्हें कम प्यार दिया था क्या? इस बात पर अब रोहित कहता है, नहीं माँ, ऐसा नहीं है, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। मैं चलता हूँ। इस बात पर अब आयशा मारवा हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो वहीं रोहित अब आयशा मारवा के कमरे से बाहर निकलकर अब अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर के बाद जब वो अपने कमरे के सामने पहुंचता है, तो अब वो दरवाजे को खोलकर जब वो अंदर आता है, तो वो देखता है कि यहाँ पर अनिका किसी गहरी सोच में थी। अनिका को इस तरह से गहरी सोच में देखकर अब रोहित अनिका के पास जाता है और अब उसके कंधे पर अब अपना हाथ रखता है। जैसे ही अनिका को अब अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ, तो वो अचानक से पीछे मुड़कर देखती है। अनिका को ये भी आभास नहीं हुआ कि रोहित कब उसके कमरे में आ गया। अब रोहित अनिका से कहता है, क्या हुआ है अनिका, क्या सोच रही हो तुम? रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, क्या आपने सोचा है कि नाना जी ने अब तक उन चारों को जिंदा क्यों रखा है? मेरा मतलब है कि वो उन्हें ख़त्म भी तो कर सकते थे ना, तो फिर अब तक उन्होंने ये क्यों नहीं किया? और आपने भी उस लेडी को जिंदा रखा हुआ है, वो भी अब तक क्यों? क्या इसकी वजह सिर्फ सरजी तक पहुंचना ही है या इसका कोई और रीजन है? अनिका की इस बात पर अब रोहित मारवा कहता है, ना नहीं अनिका, बात कुछ और है। उन्हें जिंदा रखने का बस यही रीजन नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि सरजी कौन है। इसका मेन रीजन ये है कि हमें ये भी जानना है कि आखिर क्यों इन लोगों ने इस दुनिया को चुना है। इस बात पर अब अनिका कहती है, वैसे मिस्टर मारवा, क्या आपने आयशा माँ से पूछा है कि वो कौन थी जो उस वक्त अक्षय वर्मा को मुझसे बचाने के लिए हमारे सामने आई थी? क्योंकि उसके बाद से तो मेरी तो माँ से कोई भी बात नहीं हुई, लेकिन क्या आपने उसके बारे में कुछ भी पूछा है? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, मैंने अभी माँ से कुछ भी नहीं पूछा है अनिका, क्योंकि ये शायद ये सही समय नहीं है। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपने ऐसा क्यों किया? इस बात पर अब रोहित कहता है, मैंने क्या किया अनिका? अब ये सुनते ही अनिका कहती है, आप ये तो चाहते हैं कि मेरे मम्मी पापा की शादी हो, और मैं इससे बहुत खुश भी हूँ, लेकिन क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि धनंजय पापा और आयशा माँ की भी शादी हो? क्योंकि उनकी भी तो शादी पहले नहीं हुई थी। अब आप खुद ही बताइए मिस्टर मारवा कि आप मेरे मम्मी पापा को तो ये साथ लाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने मम्मी पापा को साथ क्यों नहीं लाना चाहते? उनकी शादी क्यों नहीं कराना चाहते? अनिका की इस बात का जवाब देते हुए रोहित कहता है, अनिका, अभी नहीं। धनंजय पापा और आयशा माँ दोनों ही सीक्रेट रिलेशनशिप में थे। उनके रिलेशनशिप को कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि करण पापा और स्वाति माँ के रिश्ता तो जग जाहिर था। उनके बारे में तो बहुत लोग जानते थे, लेकिन आयशा माँ और धनंजय के बारे में नहीं। उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, दादाजी के अलावा बस। और मैं नहीं चाहता कि दादी माँ आयशा माँ के करैक्टर को असिस्टेंट को जज करे। इस बात पर अब अनिका कहती है, बात तो आपकी सही है मिस्टर मारवा, और वैसे भी उनकी शादी तो हंसराज मारवा से तय हुई थी ना। अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं माँ और पापा को मैं गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आयशा माँ हंसराज मारवा से नानी माँ के इलाज के लिए ही शादी के लिए तैयार हुई थी। लेकिन अब तो यहाँ पर पूरा का पूरा मैटर ही उलझ चुका है। इस बात पर अब रोहित मारवा कहता है, बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब या तो खुद माँ ही दे सकती है या फिर पापा। वैसे मुझे इतना पता है कि मिस्टर हंसराज मारवा माँ से शादी नहीं करना चाहते थे अनिका। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है कि अगर ये दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते थे, तो फिर आपके दादाजी, मेरा मतलब है कि मिस्टर धर्मराज मारवा, आयशा की शादी उनके साथ क्यों करवाना चाहते थे?
क्या वजह हो सकती है कि वो बस उसी से ही उनकी शादी करवाना चाहते थे। ये कहते हुए ही अनिका अब कुछ देर तक सोचने लगती है और फिर अब वो कहती है, 1 मिनट मिस्टर मारवा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके दादाजी को पता चल गया हो कि आयशा माँ किंग की बेटी है? कहीं इसकी वजह से तो नहीं, और ये हो भी सकता है, वरना आप खुद ही सोचिए कि मारवा परिवार के हेड अपने बेटे की शादी एक मिडिल क्लास लड़की से क्यों ही करवाना चाहेंगे। मुझे तो 100% यही लग रहा है कि जरूर उन्हें आयशा माँ के बारे में पता चल गया होगा, और वो भी जबरदस्ती, क्योंकि जिस शादी के लिए ना तो मिस्टर हंसराज मानने के लिए तैयार थे और ना ही माँ, तो फिर इनकी शादी जबरदस्ती वो क्यों करवाना चाहते थे, जबकि उन्हें शादी से पहले ही खुद पता था कि उनका बेटा शादी नहीं करना चाहता है और ना ही वो लड़की उनके बेटे से शादी करना चाहती है। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ अनिका, उन्हें पता था कि माँ और मिस्टर हंसराज मारवा ये शादी नहीं करना चाहते हैं, और उन्हें ये पता था कि माँ किंग की बेटी है, और शायद यही वजह थी कि वो अपने बेटे और अपने पोते में से उन्होंने अपने पोते को चुना था। ये कहते हुए ही रोहित अब विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है, तो वहीं अनिका भी रोहित के पास आकर अब उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मिस्टर मारवा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अनिका की इस बात को सुनकर रोहित हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, हाँ अनिका कहो। अब अनिका कहती है कि 15 साल पहले क्या हुआ था मिस्टर मारवा। अब अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ अनिका, हक बनता है तुम्हारा ये सब जानने का कि 15 साल पहले क्या हुआ था। वैसे मैंने तो तुम्हें बताया ही है ना कि मैं किंग कैसे बना था। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है, और अब वो कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आप किंग कैसे बने थे। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, जैसे ही मैंने इंपीरियल ग्रुप को संभाला हुआ था तो किंग की पावर के साथ साथ मुझे राजमहल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली थी। यहाँ इससे पहले कि रोहित अब अपनी बात को आगे बढ़ाता कि तभी एक बात उसके दिमाग में आई कि पेरिस में हमारे रूम में 2 गिफ्ट थे, क्योंकि अब अचानक से बात करते करते रोहित का ध्यान भी अब उन्हीं गिफ्ट्स की तरफ चला जाता है। इसलिए अब अपनी बात को वहीं पर रोकते हुए अब रोहित कहता है, 1 मिनट अनिका, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन क्या तुमने उस दिन वहां पर वो गिफ्ट देखे थे? क्या तुमने उन्हें खोल कर देखा है? क्या आखिर उनमें क्या रखा था? रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मैंने अपना देखा है, क्योंकि मेरे गिफ्ट में तो एक डायरी थी जो कि आपके नाना जी ने मुझे दी है। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, और मेरा गिफ्ट अनिका? अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, वो मैंने अनपैक नहीं किया है मिस्टर मारवा। वो क्या है ना कि कुछ तो फर्क होना चाहिए ना अनिका और रिया में, क्योंकि मैं रिया नहीं हूं ना मिस्टर मारवा, मैं बस अपना ही अनपैक कर सकती हूँ। अब अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, अच्छी बात है, और हाँ, क्या तुमने नाना जी से भी वही सवाल किया था? इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मैं उनसे यही सवाल करना चाहती थी। इस बात पर अब रोहित कहता है, तुम उनकी दी हुई डायरी को पढ़ना, तुम्हें सब कुछ शायद उसी में ही पता लग जाएगा। ये कहते हुए ही रोहित अब अपने बैग को खोलता है और अब उसके अंदर से अपना गिफ्ट ढूंढने लगता है। कुछ देर के बाद जब उसे वहां पर सामान में अपना गिफ्ट मिलता है तो वो कहता है, वैसे तुमने सोचा है कि उस वक्त गाजर का हलवा किसने चोरी किया होगा अनिका? क्या तुमने इस चीज के बारे में सोचा? रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, हम सभी तो पार्टी में बिजी थे, तो मुझे नहीं लगता है कि फैमिली मेंबर में से किसी ने भी ये सब खाया होगा। अब इस बात पर रोहित अब अपने फ़ोन को निकालता है और अब उसमें एक वीडियो को प्ले करने के बाद अब वो उस अपने फ़ोन को अनिका के सामने रख देता है। जब अनिका ने उस वीडियो को देखा तो उस वीडियो को देखने के बाद अब वो रोहित से कहती है, इसका मतलब कि वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन और बेस्ट साइंटिस्ट हलवा चोर है। और ये कहते हुए ही अब अनिका की एकदम से हंसी छूट जाती है। इधर ये सुनने में कितना अजीब है ना मिस्टर मारवा। इस बात पर अब रोहित भी कहता है, हाँ अनिका, अजीब तो है।
वैसे क्या लगता है तुम्हें कि अलेक्जेंडर को ये सब बताना चाहिए? अब रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिए। नाना जी इसमें सेंटा क्लॉज बनकर आए हैं और उन्होंने आपकी आंखों जैसे ही कॉन्टैक्ट लेंसेज को पहना हुआ है। अगर आपने अलेक्जेंडर से ये सब कुछ कहा या दिखाया तो वो आपको हलवा चोर बना देगा। ओके, इसलिए अब आपको संभल कर रहना होगा। इस बात पर अब रोहित कहता है, बात तो सही कह रही हो तुम। वैसे मेरे नाना हैं तो इंटेलिजेंट, खुद हलवा चोरी करके लेकर गए हैं और मुझे फंसा गए, क्योंकि जब उन्होंने हलवा चोरी किया तो वो तो बिल्कुल मेरी तरह ही बने हुए थे जैसे मैं पार्टी में बना हुआ था। अब ये सुनते ही अब अनिका कहती है, अब छोड़िए इस हलवे की बात को, और हाँ मुझे माँ से मिलना है। तो मैं सोच रही थी कि एक बार मैं मल्होत्रा हाउस में चली जाऊं और मैं एक बार वहां पर जाकर स्वाति माँ से मिलूं कि वो कैसी हैं। इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बस एक बार चिराग और अब्दुल आ जाए। इस बात पर अब अनिका कहती है, वो दोनों रेखा मौसी को बेंगलुरु छोड़कर अभी तक नहीं आए हैं। इस बात पर अब रोहित कहता है, हो सकता है कि रेखा मौसी ने उन्हें वहां पर रोक लिया हो। और तुम्हें याद है कि जैसे ही रिया को पता चला कि उसकी बड़ी मासी यहाँ दिल्ली आने से पहले ही बेंगलुरु जाना चाहती है तो वो भी जिद करने लगी थी। इस बात पर अब अनिका कहती है, वैसे आपको याद है ना कि आपने अपनी प्रिंसेस से प्रॉमिस किया था कि आप उसके साथ आज दिन भर टाइम स्पेंड करेंगे। अब अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, हाँ कहा तो था मैंने, और वैसे भी उसे रोकने का और कोई रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा था। वैसे मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अभी वो लतिका के साथ ही बात कर रही होगी। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ वो तो है, सो मिस्टर मारवा बी रेडी फॉर ए न्यू डिमांड। यहाँ पर अनिका और रोहित दोनों भी ऐसे ही बातें कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ इधर मल्होत्रा हाउस में स्वाति मल्होत्रा भी अपने रूम की बालकनी में खड़ी कुछ सोच रही थी कि तभी उनकी नज़र सामने आसमान पर जाती है तो उनका गरुड़ अभी अभी उसके अपनी उड़ान भरते हुए ही यहीं आ रहा था। कुछ ही देर में वो वहां पर आकर अब स्वाति मल्होत्रा की रेलिंग के पास बैठ जाता है। उसे देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, तुम यहाँ हो तो वो कहाँ पर है? क्या वो भी यहाँ पर आ चुका है? स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर गरुड़ भाव में अपनी पलकों को झपका देता है तो वहीं स्वाति मल्होत्रा कहती है, अगर वो मेरे चोपर से आ रहा है तो उससे कहना कि चोपर को इनविजिबल फॉर्म में मल्होत्रा हाउस के टेरेस पर ही उतार दे, और हाँ वो भी यहाँ पर आ जाए, पापा की लैब में ही रहे, ये जगह बिल्कुल से सेफ रहेगी। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही गरुड़ में अपनी पलकों को झपका देता है और ये सब बात होने के बाद अब वो उड़ान भरते हुए ही मल्होत्रा हाउस के टेरेस पर जाकर बैठ जाता है। और यहाँ सभी स्वाति मल्होत्रा भी यही सोच रही थी कि पता नहीं मनाली में जो हो रहा है उसके बारे में अभी स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को पता भी है या नहीं। और सबसे बड़ी बात तो पेरिस में जिन लोगों को स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने अपने कब्जे में लिया है तो क्या उन्हें कुछ पता चला है भी या नहीं। जहाँ स्वाति मल्होत्रा भी अपनी ही सोच में थी तो वहीं दूसरी तरफ करण गुलेरिया अपने रूम में बैठे कुछ सोच रहे थे और साथ के साथ वो अपने रूम को भी देख रहे थे। कुछ देर तक अपने रूम को अच्छी तरह से देखने के बाद वो अब अपना फ़ोन निकालते हैं और उसके बाद वो अब अपने इंटीरियर डिजाइनर को कॉल लगा देते हैं। कुछ देर की रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो अब करण गुलेरिया कहते हैं, मुझे अपने रूम को रेनोवेट करवाना है तो कल आप प्लीज़ कुछ अच्छे से डिज़ाइंस के साथ यहाँ पर गुलेरिया हाउस में आ जाइएगा। करण गुलेरिया की इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज़ आती है, श्योर सर, हम कल ही आकर आपको न्यू डिज़ाइन दिखा देंगे और जितनी जल्दी हो सके हम अपना काम शुरू भी कर देंगे। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है मैं वेट करूंगा। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अब वो अपने मन में ही सोचते हैं कि ये रोहित कहाँ से अनिका के लिए साड़ियाँ डिज़ाइन करवाता है, क्योंकि करण गुलेरिया के दिमाग में अभी से वही सारी बातें खटक रही थी जब स्वाति मल्होत्रा ने क्रिसमस डे की पार्टी में राजमहल में जाने के लिए उसने स्वाति मल्होत्रा
वहां पर जाने के लिए जब उसने रोहित के द्वारा लाई गई अनिका की साड़ियों की तारीफ की थी और उसकी फैब्रिक की भी, इसलिए अब वो बस उन्हीं साड़ियों को ही डिजाइन करवाना चाहता था और उसी फैब्रिक में, क्योंकि वो फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट होती है। अब वो यही सोचता है कि किस डिजाइनर से रोहित ये सब बनवाता है, और वो वैसे तो मेरी बेटी इतनी सुंदर है कि उसके ऊपर सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन तब भी उसके साड़ियों के कलेक्शन काफ़ी अच्छे हैं और स्वाति भी काफ़ी तारीफ कर रही थी। क्या करूं? क्या मैं एक बार इसके बारे में रोहित से पूछूं क्या? अरे नहीं नहीं, अरे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं रोहित से ये सब पूछूंगा। ये क्या वक्त आ गया है? कल तक रोहित का अनिका के लिए ये सब करना मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज मुझे उससे जलन क्यों हो रही है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं हमारे ही वार्डरोब डिजाइनर को बुला देता हूँ, वो कुछ ना कुछ अच्छा सजेस्ट कर देंगे। यहाँ करण गुलेरिया भी अपनी ही सोच में थे, क्योंकि अब करण गुलेरिया बिल्कुल यहाँ पर अब अपने आप को रोहित की तरह बनाना चाहते थे। जिस तरह से रोहित अनिका के लिए एक परफेक्ट मैच था हर तरफ से, वैसे ही करण गुलेरिया अब सब कुछ स्वाति के लिए करना चाह रहे थे। इधर जहां करण गुलेरिया अपनी ही सोच में थे, तो वहीं दूसरी तरफ इधर मारवा हाउस में रिया अभी उन गिफ्ट को अनपैक कर रही थी जो कि राजमहल से प्रिंसेस लतिका ने उनके लिए भिजवाए थे। एक गिफ्ट को अनपैक करने के बाद अब रिया कहती है, अरे ये तो साड़ी है, लेकिन मैं साड़ी थोड़ी ही ना पहनती हूँ, और ये तो वैसे भी नहीं है जैसी कि मम्मा पहनती है, मुझे तो ये बिल्कुल वैसी ही लग रही है। इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, अरे बुद्धू रिया, ये साड़ी दादू ने दादी माँ के लिए भिजवाई है, ना के लतिका ने। इस बात पर अब रिया कहती है, ओहो सॉरी, ठीक है, तो मैं उन्हें इसे दे कर आती हूँ, तब तक तुम दोनों बाकी के गिफ्ट को अनपैक करो। ये कहते हुए ही रिया अब अपने रूम से बाहर निकलकर अपनी दादी माँ के रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं अब आर्यन कहता है, यार मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है, अब इतने गिफ्ट हो गए हैं और मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि क्या ज़रूरत थी उन्हें इतने सारे गिफ्ट देने की। मुझे ये सब कुछ तो बेफिजूल के खर्चे ही लगते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास सब कुछ तो हैं, कभी हम उन्हें गिफ्ट देते हैं तो कभी वो हमें गिफ्ट देते हैं। सच में, और फिर इन गिफ्ट्स को अनपैक करते रहो। इधर अब आर्यन की इस बात को सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है, छोड़ना, रिया आकर ही इन्हें खुद ही अनपैक कर लेगी, वैसे भी ये काम तो उसे ही पसंद है ना। यहाँ पर ये दोनों ही भाई अभी आपस में ही बातें कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक रिया अपनी दादी माँ के रूम के बाहर खड़ी दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने अपनी दादी माँ को देखकर अब रिया कहती है, ये आपके लिए दादू ने भिजवाया है, और हाँ आप उनसे बात कर लीजिएगा फ़ोन पर, और हाँ उन्होंने एक इतनी ब्यूटीफुल सी साड़ी के लिए आप उन्हें थैंक यू भी कहना। ये कहते हुए ही रिया वो साड़ी को अपनी दादी माँ को देकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। इधर इससे पहले आयशा मारवा रिया को उसकी कही हुई बात का कोई भी जवाब देती रिया तब तक मुड़कर जा चुकी थी, और यहाँ आयशा मारवा को तो रिया की बातों पर अब शौक ही लगता है। और अब कुछ ही देर के बाद जब वो अपने सेंस में आती है तो अब वो इधर उधर देखती है, तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि जैसे ही रिया ने ये सुना कि आप दादू से बात कर लेना, तो अब आयशा मारवा को ये बात सच में बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे अब यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में उनकी रिया अब इतनी बड़ी हो गई है। आयशा मारवा को अब याद आता है कि जब वो लोग पेरिस से आ रहे थे तब रिया ने तब भी एक बात कही थी कि आप सभी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, क्योंकि दादू दादी को किस करने वाले हैं। और इस बात पर तो वहाँ पर सभी कपल को काफ़ी एम्बेरसमेंट भी फील हो रहा था, क्योंकि जिस तरह पर से सब बच्चों ने अब रिया की उस बात से अपनी बातें कहनी शुरू कर दी थी, जिसमें पिंकी भी कहती है कि हाँ मेरे पापा भी मेरी मम्मी से जब दूर जाते हैं तो वो उन्हें किस करते हैं, और इसके
इसके साथ साथ अब अनिका ने भी उस समय रोहित की तरफ घूरते हुए कहा था, मिस्टर मारवा आप अपनी हरकतों पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, नहीं तो फिर ऐसे ही होता रहेगा। इसलिए अब सच में आयशा मारवा को वो सब सोचने के बाद अब को काफ़ी उनका चेहरा अब शर्म से लाल भी हो गया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर आसपास कोई भी उसे नहीं देख रहा है तो वो जल्दी से अपने कमरे के अंदर चली जाती है और अब दरवाजे को बंद कर लेती है।